अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुफ्तखार अब्बासी एंड मैं वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस को, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सका, तो जो रिमेनिंग है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमने काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एसिड के डिस्कस किए थे, लेकिन इसके दो पॉइंट्स अभी भी हमारे पास रहते हैं कि एक व्हेन एसिड व्हेन react with the base it produces salt and water। ये रिएक्शन बेसिकली हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लें, NaOH एक हमारे पास बेस, HCl ये हमारे पास क्या है, एक एसिड, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रिजल्टिंग क्या होगा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होके हमें NaCl देगा, और ये OH जो है हाइड्रोजन एटम आयन के साथ कंबाइन होके हमें वाटर मॉलिक्यूल हमें देंगे। रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि एसिड और बेस जो हम ले रहे हैं क्या ये दोनों स्ट्रॉन्गर है या हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर है एक वीकर है। तो हमारे पास कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन भी होती है जिसमें ऐसा साल्ट बनेगा जिसमें ना कोई एसिडिक कैरेक्टर होगा ना ही बेस कैरेक्टर होगा। लेकिन समटाइम जब पार्शियली न्यूट्रलाइजेशन होती है तो जो हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होती है वो या तो एसिडिक साल्ट बनता है या हमारे पास बेसिक साल्ट बनता है। तो ये एक पॉइंट हमारे पास एसिड की। लास्ट पॉइंट हमारे पास एसिड की। अब एसिड, बेस या साल्ट ये जितने भी हमारे पास होते हैं ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। रिजल्टिंग जब इनकी हम एक सॉल्यूशन में से करंट पास करेंगे तो इनकी सॉल्यूशन में से करंट पास हो सकता है, क्योंकि जब एसिड को या बेस को या साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में करंट पास आयंस की वजह से होता है। तो हम इनकी एक सॉल्यूशन में से करंट पास कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयर aqueous solution can conduct electric current। अब ये हमारे पास कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज के, एसिड के। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। हम न्यू हेडिंग दे देते हैं। अब एसिड हमारे पास जितने भी थे, जैसे हमने डिस्कस किया कि एसिड जो थे ये हमारे पास वर्ड एसिडस में से निकले थे, तो ये हमारे पास क्या थे, सोर एंड टेस्ट। अब इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास बेस है, बेस बेसिकली हमारे पास बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी ये हमारे पास कड़वे होते हैं। सो दे आर बिटर इन टेस्ट। जब ये बिटर इन टेस्ट होते हैं तो इसीलिए इनको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कड़वी चीजें हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। खाने पीने के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली आपके पास एसिड होते हैं, क्योंकि ये चीजें सॉर एंड टेस्ट होती है। तो जितने भी आपके पास मसाले हैं उनमें जो भी आपके पास खास तौर पे जैसे चिलीज हैं आपके पास, तो उनमें आपके पास एसिड मौजूद होते हैं। अब बेस जो होते हैं, एक तो ये आपके पास क्या होते हैं, बिटर एंड टेस्ट। दूसरी बेस की एक आइडेंटिफिकेशन कि बेस जितने भी होते हैं दे आर स्लिपरी इन टच। अगर उनको हम ऐसे हाथ में रब करते हैं तो हमें स्मूथनेस जो है वो फील होती है। जैसे सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, ये आपके पास क्या है, सारे के सारे बेस हैं, और ये क्या है, स्लिपरी इन टच। तो हम लिखेंगे दे आर स्लिपरी इन टच। इसके अलावा चाहे हमारे पास एसिड हो या बेस हो, इनकी एक सॉल्यूशन हमारे पास कलरलेस होती है। तो देखने से कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये एसिड है या ये हमारे पास बेस है, या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सॉल्यूशन खुद बोल पड़े कि मैं एसिड हूं और मैं बेस हूं। तो हम इनकी लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, और बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेंगे ब्लू में। सो दे कन्वर्ट red litmus paper into blue
लिटमस पेपर। तो ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस पेपर में। और दूसरा हम इनकी पीएच देखेंगे। जितने भी हमारे पास बेस होते हैं इनकी पीएच हमारे पास अबव 7 होती है, तो हम कहें देयर पीएच विल बी अबव 7। अब सेम आपके पास एसिड की तरह, जैसे अगर इनको हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, इसी तरीके से अगर बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इनके अलावा अगर हम बेस में देखें, जैसे हमने कहा कि ये स्लीपर इन टच है, तो नॉर्मली आपके पास बेस को यूज किया जाता है क्लींजिंग एजेंट के तौर पे, यानी डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, शैम्पू है, सोप के हमारे पास फिर कंडीशन टाइप्स आ जाते हैं, हार्ड सोप अलग होते हैं, सॉफ्ट सोप अलग होते हैं, तो ये सारे जो हैं बेस से बनाए जाते हैं। तो हम कहें दे आर क्लींजिंग एजेंट, यानी यूज्ड टू रिमूव डर्ट पार्टिकल। तो ये डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स। एसिड की तरह हम बेस की एक्वस सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कहें दे कैन conduct electric current in its aqueous solution। तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास बेस के। अब हम आते हैं एसिड बेस की थ्योरीज पे। हमारे पास 3 थ्योरीज है अबाउट एसिड एंड बेस, जिसमें पहली थ्योरी हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड एंड बेस, और वो है हमारे पास आर्रीनेस थ्योरी। तो देखते हैं कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने हमें दी और उन्होंने एसिड और बेस को किस तरीके से जो है एक्सप्लेन किया कि किस थ्योरी के हिसाब से एसिड आपके पास क्या होंगे। अब पहली थ्योरी जो आपके पास एसिड और बेस की दी गई तो वो है आपके पास आर्रीनियस थ्योरी। तो हम हेडिंग दे देते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें पहली थ्योरी है हमारे पास आर्रीनियस थ्योरी, जिसने हमें थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी दी थी। अब इसने हमें क्या कहा, इसने कहा कि जो आपके पास एसिड है, acid is a substance which gives H ion in its aqueous solution। यानी एसिड वो होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेंगे, H आयन प्रोड्यूस करेंगे। यहां एक्वस सॉल्यूशन से हमारे पास क्या मुराद है, एक्वस सॉल्यूशन से मुराद है जब सब्सटेंस हमारे पास वाटर में डिसॉल्व, यानी सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं कहलाएगी। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए लाजमी है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, वाटर हमारे पास होना चाहिए। अब अगर हम एग्जांपल लिखें कि एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, H आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF है, HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, एसिटिक एसिड है, बोरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, इसी तरीके से आपके पास फास्फोरस एसिड है। तो ये जितने भी एसिड हैं ये सारे के सारे वाटर में क्या करेंगे, H आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एम्फसाइज अगर करें और चीजें अगर हम थोड़ा सा देखें तो सवाल ये है कि अगर एसिड H आयन प्रोड्यूस करते हैं तो क्या सारे एसिड एक ही H आयन प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं है। डिफरेंट एसिड जो है उसमें डिफरेंट एबिलिटी होती है H आयन को प्रोड्यूस करने की। तो साइंटिस्ट ने इनकी कैटेगरीज दी है।
ठीक है। एक है, ये हम थोड़ा सा अलग है लेकिन हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है आपके पास मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड को हम मोनोबेसिक एसिड भी हम कहते हैं, क्योंकि अगर एसिड एक प्रोटॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखेगा तो फिर वो एक प्रोटॉन को गेन करने की भी एबिलिटी रखेगा। रिजल्टिंग यहां पे अगर हम एग्जांपल देखें तो HCl, HBr, HI, HF, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये वो हाइड्रोजन है जो ये एक्वस सॉल्यूशन में लॉस करेंगे, जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम यहाँ पे बोरिक एसिड को देखें तो इसके पास 3 हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी एक ही H आयन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। तो ये भी हमारे पास नेचर में मोनोप्रोटिक एसिड है। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, डायप्रोटिक एसिड होते हैं। डायप्रोटिक एसिड या इसको हम कहें डायबेसिक एसिड, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो 2 प्रोटॉन देने की एबिलिटी रखेंगे। अब यहां पे अगर हम एग्जांपल एक और लिख लें, जैसे H2CO3, तो यहां पे एक हमारे पास एग्जांपल आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड का। यहाँ पे अगर आप देखो तो सल्फ्यूरस एसिड भी आपके पास है, लेकिन एक और चीज यहाँ पे देखो, अच्छा ये H3PO3 जिसको हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। यहां आपके पास नजर तो 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन जब इनको वाटर में देखा गया तो ये आपके पास 2 प्रोटॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ऐसा क्यों है फास्फोरस एसिड में, ये हम इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। यहां फास्फोरस का एक जो है आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, जिसके साथ ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ, सेम दूसरे OH ग्रुप के साथ भी, लेकिन फास्फोरस का एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। नॉर्मली प्रोटॉन वही रिमूव होते हैं जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पास फास्फोरस के साथ, ये एक सॉल्यूशन में लॉस नहीं होगा, तो एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये, रिजल्टिंग ये नेचर में हमारे पास डायप्रोटिक एसिड होता है। तो एक आपके पास ये भी एसिडिक है। इसके अलावा एक हमारे पास होते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड। अब ट्राइप्रोटिक एसिड को हम ट्राइबेसिक एसिड भी हम कह सकते हैं, और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाता है H3PO4। अब सेम इसी में जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो फास्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन के बजाय आपके पास OH ग्रुप होगा, तो ये तीनों हाइड्रोजन फिर आपके पास लॉस होंगे। अगर इसका हम स्ट्रक्चर लिखें तो एक के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी इसमें 3 कंप्लीटली आपके पास OH ग्रुप मौजूद हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन लॉस करने की एबिलिटी रखता है, तो ये नेचर में हमारे पास होता है ट्राइप्रोटिक। लेकिन एक हमारे पास है टेट्राबेसिक एसिड, टेट्राप्रोटिक इसको हम कहें टेट्राप्रोटिक एसिड, या इसको हम कहें टेट्राबेसिक एसिड। इसमें हमारे पास होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड को लिखें तो इसको डाइफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला हमारे पास H4P2O7। तो ये आपके पास 4 प्रोटॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखता है, रिजल्टिंग ये हमारे पास नेचर में क्या होता है, टेट्राप्रोटिक हमारे पास एसिड होता है। तो नॉर्मली आपके पास ये 3 ज्यादातर आपके पास पाए जाते हैं, जैसे मोनोप्रोटिक है, डायप्रोटिक है, या जैसे ट्राइप्रोटिक है। लेकिन एक एग्जांपल आपके पास जो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड में भी आपके पास मौजूद है, और एक आपके पास होता है हाइप्सोफॉस्फोरिक एसिड में, उसमें आपके पास H4P2 और O6 आपके पास होते हैं। इसको हम कहते हैं हाइप्सोफॉस्फोरिक एसिड। ये भी आपके पास इसी तरीके से टेट्राबेसिक एसिड हैं।
तो ये हमारे पास हो गए एसिड के एसिड आपके पास कितने H आयन देने की एबिलिटी रखते हैं, तो एक मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक और एक आपके पास टेट्राप्रोटिक एसिड। अब हम आते हैं बेस पे कि आर्यनस थ्योरी के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेंगे, H आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब आते हैं बेस पे कि हमारे पास बेस क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू आर्यनस थ्योरी बेस इज अ सब्सटेंस which produces OH ion in its एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH आयन जो है प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये भी किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अगर हम एग्जांपल में लिखें जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, बेस है। अच्छा, आर्यनस जो एसिड है इसकी हमारे पास एक लेटेस्ट डेफिनेशन भी हमारे पास है। हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले इसकी जो स्टेटमेंट लिखी कि आर्यनस एसिड वो होगा जो सॉल्यूशन में क्या देगा, H आयन देगा, लेकिन इसकी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये कि व्हेन एन एसिड dissolve in the water it produces H3O ions। तो जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, H3O आयन प्रोड्यूस करेंगे। जितने भी एसिड होते हैं हम लिखने को तो उसको लिखते हैं कि वो H आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो H आयन सॉल्यूशन में कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो H आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, रिजल्टिंग वो हमेशा H3O आपको मिलेंगे। अब सॉल्यूशन में जितनी H3O की तादाद ज्यादा होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, और जितनी आपके पास H3O की तादाद कम होगी एसिड उतना ही आपके पास क्या होगा, वीकर होगा। इसी तरीके से एसिड में भी, बेस में भी आपके पास दो कैटेगरी है, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे आपके पास वीक बेस। तो अब चाहे हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वो which produces मैक्सिमम नंबर ऑफ H आयन। क्योंकि अगर एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे एसिड आपके पास उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और जो आपके पास वीक एसिड होंगे वो होंगे जो कम से कम H आयन को जो है प्रोड्यूस करेंगे, यानी व्हिच प्रोड्यूसेस मिनिमम नंबर ऑफ H आयन। सेम चीज बेस के लिए भी होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास वो होंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, OH आयन देंगे, और वीक बेस वो होंगे जो हमारे पास कम से कम क्या देंगे, OH आयन जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास फिर कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या बेस की। अब आर्यनस थ्योरी की एक हमारे पास लिमिटेशंस हैं, ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका, रिजल्टिंग साइंटिस्ट ने आर्यनस थ्योरी को खत्म कर दिया गया। तो हम आते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे कि ड्रॉबैक्स ऑफ आर्यनस थ्योरी। सबसे पहले अगर इसका हम ड्रॉबैक देखें तो पहली पॉइंट हेडिंग हम लिख लेते हैं, ड्रॉबैक ऑफ आर्यनस थ्योरी। पॉइंट नंबर 1, जैसे हमने इसकी स्टेटमेंट में कहा कि एसिड वो है हमारे पास जो वाटर में H आयन देंगे, और बेस वो है हमारे पास जो वाटर में OH आयन देंगे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ वाटर में ही H आयन या OH आयन दे सकते हैं। अगर इनको हम वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में रखेंगे तो एसिड ना तो H आयन देगा और बेस ना तो हमारे पास OH आयन देंगे। जैसे हम कहें कि HCl produces
H ion in water but not in benzene। तो ये आपके पास क्या है, वाटर के अंदर तो H ion प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर इसको हम बेंजीन में ऐड करेंगे तो ये आपके पास H ion जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी हम कहें कि दिस थ्योरी इज लिमिटेड अप टू सॉल्वेंट वाटर। ये सिर्फ आपके पास वाटर सॉल्वेंट तक ही महदूद है। अगर इसको हम वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में रखेंगे तो एसिड ना तो आपके पास H ion देंगे और बेस ना ही आपके पास OH ion देंगे। तो इसकी पहली आपके पास लिमिटेशन। दूसरा, ये कुछ साल के एसिडिक और बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास एसिडिक है। तो ये इनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। और एक और पॉइंट कि अगर हम अमोनिया को देखें तो अमोनिया में वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो किसी बेस में आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इसके पास कोई भी आपके पास OH नहीं है, लेकिन ये आपके पास बेस है। तो आर्हेनियस अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। यानी हम लिखेंगे इट डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, जबकि इसमें आपके पास कोई भी OH ion आपके पास मौजूद नहीं है। अल्दो इट डू नॉट possess OH ion, लेकिन इसमें ये वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो किसी बेस में होनी चाहिए। तो आर्हेनियस इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसका एक एडवांटेज है कि इसने हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि अगर हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाता है, तो वो रिएक्शन आपके पास नेचर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इस थ्योरी की रिजेक्शन के बाद साइंटिस्ट ने फिर दूसरी थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब हम आते हैं सेकंड थ्योरी पे जो है हमारे पास ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी। ये दो साइंटिस्ट थे, ब्राउनस्टेड और लोरी, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी कई जगह पे ये भी मेंशन है कि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपके पास ब्राउनस्टेड की है, इसीलिए ब्राउनस्टेड का नाम पहले रखा गया है और लोरी का नाम जो है वो बाद में रखा गया है। इसने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो किस चीज का दिया, इसने कॉन्सेप्ट दिया आपके पास प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर का। एंड अगेन जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे मींस हम H आयन की बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम जो है वर्ड प्रोटॉन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके सेंटर में एक ही प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। देन अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, while base is a substance which accept proton। Base is a substance which accept प्रोटॉन। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा। अब जैसे अगर हम यहां पे एक एग्जांपल लें HCl का, अगर इसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम ब्राउनस्टेड-लोरी थ्योरी के तहत एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो ये हमेशा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे। दे फॉर्म एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएंगे, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर हमेशा बनाएंगे। अब जैसे HCl है,
इसको अगर हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो वाटर यहाँ पे बिहेव करेगा बेस के तौर पे और HCl बिहेव करेगा एसिड के तौर पे। अब क्या होगा, बीइंग एसिड ये क्या करेगा, प्रोटॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है। ऑक्सीजन इस लोन पेयर की वजह से इस हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपके पास Cl नेगेटिव और ये H3O पॉजिटिव बनाएगा। अब रिएक्टेंट साइड पे HCl देखो यहाँ पे एसिड है, इसके पास एक प्रोटॉन मौजूद था जो ये लॉस कर रहा था, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे बिहेव करेगा बेस के तौर पे, क्योंकि अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा और H3O हाइड्रोनियम आयन ये बिहेव करेगा एसिड के तौर पे। यानी अगर इसमें देखा जाए कि रिएक्टेंट साइड पे जो एसिड है वो प्रोडक्ट साइड पे बेस है और रिएक्टेंट साइड पे जो बेस है वो प्रोडक्ट साइड पे क्या होते हैं, एसिड, और ये वापस कन्वर्ट होते हैं अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में। यानी ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं कि एसिड अगर बेस में कन्वर्ट होता है तो बेस वापस एसिड में कन्वर्ट होगा। ये कहलाते हैं एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। तो ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी हमेशा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर जो है बनाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहां पे H2O को अगर हम अमोनिया के साथ ऐड करते हैं तो यहां पे अमोनिया के पास जो है लोन पेयर मौजूद है, यहां ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर आपके पास मौजूद हैं। याद रखो बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस as the number of lone pair increases। जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो आपके पास बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। अमोनिया और वाटर के कंपैरिजन में आपके पास अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है, तो यहाँ पे वाटर बिहेव करेगा एसिड के तौर पे और अमोनिया बिहेव करेगा बेस के तौर पे। रिजल्टिंग ये हमें बनाएंगे OH आयन और NH3 जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के तहत बनाएंगे NH4 पॉजिटिव। अब यहाँ OH आयन जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगा, तो ये बिहेव करेगा बेस के तौर पे, और NH4 प्रोटॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखेगा, तो ये बिहेव करेगा एसिड के तौर पे। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या बनाएंगे, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे। यानी जो एसिड होगा वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और जो बेस होगा वो आपके पास हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। लेकिन आपके पास जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए। सपोज अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर एसिड वीकर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस आपके पास क्या होगा। तो आते हैं इस चीज पे। तो यहां पे एक चीज जो है वो जहन में रखने की है कि आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमेशा याद रखें कि उसका कॉन्जुगेट बेस आपके पास उतना ही वीकर होगा। यानी ग्रेटर स्ट्रॉन्गर द एसिड, weaker will be its conjugate base, and weaker the acid then stronger its conjugate base। तो याद रखो conjugate base of a strong acid is always a weak acid। यानी जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीकर होगा। एंड दूसरा कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। वीक और ये स्ट्रॉन्ग। सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमेशा वीक बेस होगा आपके पास, और जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड होगा ये हमेशा आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास होगा। यहां हम बेस लिखेंगे एसिड नहीं। अब जैसे आपके पास OH था, जैसे हमने अमोनिया में लिखा, तो H2O आपके पास वीक एसिड है।
रिजल्टिंग जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा आपके पास, वो स्ट्रॉन्गर बेस आपके पास होगा। जितना एसिड आपके पास वीकर, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन यहां एक चीज फोकस करने की है कि जैसे हमने HCl और वाटर को ऐड किया तो वाटर वहां पे बिहेव करा था बेस के तौर पे, लेकिन जब हमने H2O को अमोनिया के साथ ऐड किया है तो आपके पास H2O जो बिहेव कर रहा है वो बेस के तौर एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। यानी एसिड एक रिएक्शन में आपके पास जो H2O एक रिएक्शन में एसिड है तो दूसरे रिएक्शन में क्या है, बेस है। यानी ये ड्यूल कैरेक्टर पजेस करता है और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी हम कहें which possess dual characteristics, acid as well as base। तो ये ड्यूल कैरेक्टर पजेस करते हैं एसिड के भी एज वेल एज बेस के भी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि अगर ये आपके पास एक ही कंटेनर में मौजूद होते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक H2O एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और एक H2O आपके पास जो है वो बेस के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये हमें इस तरीके से जो है आयंस प्रोड्यूस करें, एक OH आयन और दूसरा H3। अगर ये एसिड है तो ये आपके पास क्या है, बेस है। अगर ये बेस है तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। इसको हम कहेंगे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें सेम मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, आयोनाइज होंगे। तो इसीलिए इनको सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है। अब जैसे हमारे पास H2 आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, इसी तरीके से NH3 भी आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो अगर हम NH3 और NH3 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक अमोनिया एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और दूसरा अमोनिया जो है बेस के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये हमें मिलेगा NH2 और ये NH4। यानी ये अगर एसिड है तो यहाँ पे आपके पास ये बिहेव करेगा बेस के तौर पे, ये अगर बेसिक है तो यहाँ पे ये बिहेव करेगा एसिड के तौर पे। तो ये हमारे पास है जो है ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी। लेकिन इसमें भी आपके पास देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी भी देखें तो एसिड वो है जो प्रोटॉन लॉस करेंगे, बेस वो है जो आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसका एक एडवांटेज ये कि इसने अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, क्योंकि बेस जितने भी हैं ये प्रोटॉन को गेन करने की एबिलिटी रखेंगे। लेकिन अगेन ये थ्योरी भी सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए वैलिड है जिसमें एसिड H आयन देंगे और आपके प्रोटॉन देंगे और बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जिसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होगा उनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। जैसे अगर हम लिखें कि इसने मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड के रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जिसमें आपके पास कोई भी प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं है, कि उनमें कौन सा आपके पास एसिडिक होगा और कौन सा आपके पास बेसिक होगा। तो इसका एक एडवांटेज हम लिखेंगे कि इट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। बट ये आपके पास मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड का जो आपस में रिएक्शन होंगे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिसमें हमारे पास कोई भी प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता। सो डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड which involve no proton। इसमें आपके पास प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं होता तो ये मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब तीसरी थ्योरी जो हमें दी वो दी हमें लुईस साइंटिस्ट ने, उसको हम कहते हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी, जिसने हमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का भी जो है कॉन्सेप्ट हमें दिया था। अब इसने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया वो हमें दिया
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्सेप्टर का। सो इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्सेप्टर का। अगर हम यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर से मतलब हमारे पास यहां पे क्या है, लोन पेयर है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसने बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस which accept electron pair यानी एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, यानी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। while base is a substance which donate electron pair, which donate इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास इन्वॉल्व होगा। अब आते हैं हम इनमें फर्दर कि इनमें एग्जांपल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सब्सटेंस हमारे पास लुईस एसिड होंगे और कौन से लुईस बेस होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे HCl देखें और यहाँ पे अगर हम अमोनिया देखें, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है मौजूद है। नाइट्रोजन क्या करेगा, ये लोन पेयर प्रोवाइड करेगा किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ये बेसिकली क्या है, प्रोटॉन लोन पेयर जो है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लॉस करेगा टुवर्ड द हाइड्रोजन, एंड ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एंड ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे H जो है ये आपके पास लुईस एसिड कहलाएगा क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और नाइट्रोजन जो है ये आपके पास लुईस बेस कहलाएगा, यानी ये लोन पेयर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम एक और एग्जांपल देखें, आरएनएस और ब्रांस्टेड थ्योरी के हिसाब से ऐसा कोई भी एसिड नहीं होगा जिसमें प्रोटॉन ना हो, क्योंकि देखो आरएनएस ने कहा कि एसिड वो है जो सॉल्यूशन में क्या देंगे, H आयन देंगे, मतलब H आयन का होना लाजमी है। एंड ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी के हिसाब से एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे, मतलब दोनों ही थ्योरी के हिसाब से एसिड के पास हाइड्रोजन का होना लाजमी है। लेकिन लुईस थ्योरी में ऐसा नहीं है। अगर हम यहां पे क्लोरीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ऐड कर रहे हैं, अब यहां पे आप देखो कि एल्यूमिनियम बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इसकी एटॉमिक साइज कंसीडर करते हैं, ये इसका पेरेंट एटम बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका 13, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। एल्यूमिनियम यहां क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है टुवर्ड 3 क्लोरीन एटम। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका ये शेल खत्म हो जाएगा, रिजल्टिंग अब आपके पास एल्यूमिनियम की साइज ये रह जाएगी, जिसके ऊपर +3 चार्ज आएगी क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए। रिजल्टिंग इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ग्रेटर हो जाती है। चार्ज डेंसिटी बेसिकली हमारे पास रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन साइज। अब देखो चार्ज जो वैल्यू अपीयर हुई और वो आपके पास कितनी है, +3, लेकिन मेन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज यानी वॉल्यूम से, यानी स्पेस ऑक्यूपाइड से। तो बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास 3 शेल थे, लार्ज साइज थी। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इसकी साइज स्मॉलर हो गई, तो स्मॉलर साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एल्यूमिनियम इन क्लोरीन में से लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां इन दोनों में से वन ऑफ द क्लोरीन क्या करेगा, इनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा किसको, एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 क्लोरीन विद द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के आपके पास मौजूद, दोनों क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन थे, एक क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहां ये क्लोरीन बिहेव करेगा लुईस बेस के तौर पे और एल्यूमिनियम क्लोराइड बिहेव करेगा लुईस एसिड के तौर पे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन ये बिहेव करता है लुईस एसिड के तौर पे।
तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, फेरिक क्लोराइड हो गया, फेरिक ब्रोमाइड हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और अगर इसको हम देखें कौन कौन से लुईस एसिड हो सकते हैं, तो याद रखो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, वो आपके पास क्या बिहेव करेंगे, लुईस एसिड के तौर पे। यानी ये लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसी बिहाफ पे आप देखो जो लुईस एसिड है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी हम कहें इलेक्ट्रॉन लविंग। और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। जबकि लुईस बेस जो है आपके पास, लुईस बेस आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, रिजल्टिंग ये आपके पास बिहेव करते हैं लिगेंड्स के तौर पे। और लिगेंड आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हम कहें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनकी भी स्मॉलर साइज की वजह से लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लोन पेयर प्रोवाइड करेगा ट्रांजिशन मेटल को, तो वो कहलाएंगे लिगेंड्स। एंड लिगेंड्स आपके पास बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो लुईस बेस जो है इट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जो आपके पास लिगेंड जो है यानी लुईस बेस जो है ये आपके पास बिहेव करेंगे किस सेंस के तौर पे, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेंगे। अब ये भी आपके पास सम ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। हमारे पास ये दोनों थ्योरी वैलिड है, ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी भी वैलिड है, हमारे पास लुईस एसिड बेस थ्योरी भी आपके पास वैलिड है। लेकिन एक ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्साइड्स इन्वॉल्व हो, जिसमें ऑक्साइड्स एक एटम लॉस करे और दूसरा एटम ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन को क्या करे, गेन करे, फिर उसके लिए आपके पास एक अलग से कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लक्स फिल्ड कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम आपके पास जो है HSC या FSC तक अगर हम देखें तो ये तीन थ्योरीज आपके पास इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे एक आपके पास आर्रीनेस थ्योरी, ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी और तीसरी आपके पास क्या है, लुईस थ्योरी। लेकिन एक आपके पास होता है लक्स फिल्ड कॉन्सेप्ट। ये आपके पास फोर्थ थ्योरी है आपके पास एसिड एंड बेस, जो आपके पास ऑक्साइड्स डोनर एंड एक्सेप्टर पे डिपेंड करेगी, जिसको हम कहते हैं लक्स फिल्ड कॉन्सेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू लक्स फिल्ड कॉन्सेप्ट आपके पास जो एसिड हैं, एसिड इज एन ऑक्साइड एक्सेप्टर। एसिड जो होंगे वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल देखें, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ऐड करेगा, तो ये सिलिकेट बनाएगा, तो ये ऑक्साइड एक्सेप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो ये कार्बोनेट बनाएगा। SO2 जब ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो ये सल्फाइड जो है बनाएगा। और SO3 जब ऑक्सीजन को गेन करेगा तो ये सल्फेट बनाएगा। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे पास, ये ऑक्साइड्स एक्सेप्टर होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लक्स फिल्ड कॉन्सेप्ट एसिड जो है वो ऑक्साइड्स एक्सेप्टर हैं, और जो आपके पास बेस हैं दे आर ऑक्साइड डोनर। ये हमारे पास क्या होंगे, ये ऑक्साइड डोनर होंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड एंड इवन SO4।
तो SO4 आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास क्या करेगा, ऑक्सीजन को लॉस करेगा। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और आपके पास क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो यहां क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लॉस करेगा और SO3 क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। तो आपको कैल्शियम +2 और SO4 -2। तो यहां पे ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाएगा बेस, क्योंकि ये ऑक्साइड डोनर है। और SO3 आपके पास क्या कहलाएगा, एसिड हमारे पास कहलाएगा। तो ये भी हमारे पास एक एसिड बेस की आपके पास थ्योरी है, जिसको हम लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें आपके पास ऑक्साइड्स डोनर और एक्सेप्टर की बात आ जाती है। ये हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बेस एंड थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप सवाल लिख सकते हो। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दूंगा। टिल डेट मैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज कहना चाहूंगा। आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मोर जो आपके पास अपकमिंग वीडियोस हैं आपके सिलेबस के लिहाज से, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।